हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोग यूज ऑफ इट को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इसके पहले हमने ढेर सारी यूजेस पढ़ी। आई होप कि वो सारी चीजें आपको क्लियर भी होंगी और आप रेगुलर टाइम देकर के उसे क्लियर किए भी होंगे। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन मींस परिचय या पहचान के लिए अच्छे से समझेंगे हम लोग। इट का अर्थ यह वह दोनों होता है। ध्यान समझना है हमें आपको। इट मीन्स यह वह दोनों होता है। इसका प्रयोग समय, ऋतु, मौसम, दिन, तारीख, सप्ताह, साल, महीना, सन तथा छोटे जीवधारियों के लिए किया जाता है। यदि हम ये याद कर सके तो बहुत मजा आने वाला है। समय, ऋतु, मौसम, दिन, तारीख, सप्ताह, साल, जाड़ा, गर्मी, वर्षा, महीना, सन, ये बहुत ज्यादा आसान है, हमने लिख रखा है। देखते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक बार में याद हो भी जाएगी। इसका प्रयोग तीनों टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, हूं, हो लगा रहता है तो प्रेजेंट टेंस होती है, था, थे, थी होता है तो पास्ट टेंस, होगा, होंगे, होंगे, गा, गेगी आप जानते हैं अक्सर, तो वो फ्यूचर टेंस होता है। और यदि है आता है तो हमें इज लगाना है। हूं और हो इसमें नहीं आएगा, सिर्फ है आएगा तो हमको इज लगाना है। था और थी आएगा तो हमको वाज लगाना है। होगा, होगी, होंगे आएगा तो क्या लगाना, सिर्फ विल बी का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है ना। ये तो पहचान हो गया, आपने रूल भी देख लिए। अब हम एग्जांपल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम एग्जांपल सब पर देंगे ताकि हर एक चीजें आपको क्लियर हो जाए। दो चार एग्जांपल नहीं है। सबसे पहले समय पर एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद ऋतु मौसम एक ही होता है, इस पर देंगे, फिर दिन तारीख, बाकी सब पर वन बाय वन 2 4 10 एग्जांपल सब पर देंगे। सबसे पहले समय पर देखते हैं। इसके पहले हम इसमें एग्जांपल दें, कुछ चीजें हैं। ये टाइप के लिए मैंने एक छोटा सा रूल भी लिखा है। यदि बजे यहाँ आएगा, बजे के लिए तो हमको ओ क्लॉक करना होगा। ठीक है। सवा के लिए क्वार्टर पास्ट, साढ़े के लिए हाफ पास्ट, पौने के लिए क्वार्टर टू एंड बजकर के लिए पास्ट और बाकी के लिए टू का प्रयोग करेंगे। सबका एग्जांपल देखिए। सबसे पहले बजे के लिए ओ क्लॉक, जैसे 4 बजे हैं, सीधा सीधा 4 बजे है, 5 बजे है, 6 बजे है, 7 बजे है, 8 बजे है, जो भी आप घड़ी में सीधा सीधा बज रहे हैं तो उसका आंसर आप कैसे देंगे। देखिए 4 बजे हैं, इट इज आपको लगाना है। क्यों? क्योंकि इट का प्रयोग है, ये समय दर्शा रहा है। और इज मैंने लगाया क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर है इतना? तो इट इज मतलब रहेगा ही। कितने बजे हैं? 4 बजे हैं। देख लीजिए, तो 4 के लिए क्या होता है 4 और बजे के लिए आपने लिखा है यहाँ पर बजे के लिए ओ क्लॉक, इसलिए यहाँ पर बजे के लिए हमने यहाँ पर ओ क्लॉक कर दिया। तो कितने बजे थे? 4 बजे थे, इसलिए 4 ओ क्लॉक। अच्छा, यहीं पर 5 बजे हैं होता तो क्या करते हैं, इट इज 5 ओ क्लॉक। 6 बजे हैं तो इट इज 6 ओ क्लॉक। समझ पा रहे हैं आप लोग? 7 बजे हैं तो इट इज 7 ओ क्लॉक। 8 बजे हैं तो इट इज 8 ओ क्लॉक। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। सवा के लिए हमने लिखा है क्वार्टर पास्ट, QUARTER। क्वार्टर पास्ट मींस 4:15 बजे हैं। अब क्या होगा, तो इट इज तो रहना ही है क्योंकि प्रेजेंट में ही हमने लिखा है आपको। 4:15 के लिए इट इज, अच्छा सवा के लिए क्या होता है क्वार्टर पास्ट। अब लिखा है यहाँ पर सवा के लिए क्वार्टर पास्ट, तो यहाँ पर लिख देना है इट इज क्वार्टर पास्ट। अब कितना, 4 बजे हैं, लास्ट में 4 ओ क्लॉक भी कर सकते हैं आप। इट इज क्वार्टर पास्ट 4 ओ क्लॉक भी हो सकता है, लेकिन आप ओ क्लॉक सीधा सीधा जब बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे तभी आप ओ क्लॉक लगाइए। यदि सीधा सीधा बजे नहीं है, सवा, पौने, साढ़े आ जाए तब आपको ओ क्लॉक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो कैसे करेंगे हम, सवा आ जाएगा तो क्वार्टर पास्ट कर देना होगा आपको। इट इज क्वार्टर पास्ट 4। अच्छा, यहीं पर आ जाए 5:15 बजे हैं तब तो कुछ खास नहीं, जहां पर 4 है वहीं पर 5 हो जाएगा। ये 4 है ना, यहीं पर 5 हो जाएगा। 6:15 बजे है, यहाँ पर 6 आ जाए तब यहाँ पर 6 हो जाएगा। इट इज क्वार्टर पास्ट 6। 7:15 बजे है, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। 8:15 बजे है, इट इज क्वार्टर पास्ट 8। 9:15 बजे है, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। कर लेंगे आप, जितना भी आप सवा में लगा सकते हैं, आपको क्वार्टर पास्ट लगा करके वो नंबर लिख देना है। ठीक। अगला है देखिए, साढ़े के लिए हाफ पास्ट करते हैं। तो देखिए 4:30 बजे है, ठीक, तो इट इज हाफ पास्ट, क्योंकि साढ़े के लिए हाफ पास्ट होता है तो इट इज तो हमको लगाना ही है। तो इट इज हाफ पास्ट। अब 4 बजे था इसलिए 4 हो गया,
5:30 बजे हैं तब इट इज 5:30, 6:30 बजे हैं तो इट इज 6:30, 7:30 बजे हैं इट इज 7:30, 8:30 बजे हैं तब इट इज 8:30, 9:30 बजे हैं इट इज 9:30, 10:30 बजे हैं इट इज 5:30, तो रहेगा ही यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, तो जो भी नंबर होगी आपको यह ध्यान देना है कि 8:30 आया है तो 5:30 आपको करना होगा। ठीक, कर लेंगे, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, उसी में आप सवा लगा दीजिए, 1:15 बजे है, 2:15 बजे है, 3:15 बजे, साढ़े लगा दीजिए तो 4:30 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे, जो भी आप लगाना चाहते हैं, ये आपके पास सब सामने रूल है। देखिए पौने के लिए Q2 करते हैं। ठीक, कैसे? 3:45 बजे है तो इट इज Q2। देखिए पौने जब भी आएगा तो Q2 करना होगा, इट इज Q2। अब 3:45 बजा है इट इज Q2 4, 4:45 बजा है इट इज Q2 5, 5:45 बजा है इट इज Q2 6, 6:45 बजा है इट इज Q2 7। अब जितना भी बजा है आगे आपको पौने के लिए Q2 लगा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं बचकर के लिए। ये बहुत ध्यान से समझना होगा, ये हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाना होगा तो ही एक बार में आएगा। तो बचकर के लिए सिर्फ 5 लगाना होता है। जैसे 4 बजकर, ध्यान दीजिएगा ये बजकर है, 4:10 हुए हैं। जब इस तरह से आए हम लोग पूछते हैं ना, अब सीधा सीधा बचे हैं 4 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, 3:45 बजे हैं, ये तो समझ आता है, सिंपल है आपको। वो क्लॉक कर देंगे, 4:15, 5:30, Q2 कर देंगे। लेकिन आज 4:10 हुए हैं, 4:17 हुए हैं, 4:20 हुए हैं, 25 हुए हैं, 27 हुए हैं। बचकर जब आ जाए, बचकर में कैसे हम करेंगे? तो इसका मतलब होता है कि 4:10 हुए हैं, इसका मतलब 4 बज चुका है और 10 मिनट और भी बीत गया है। यही ना दर्शाता है 4:10 का मतलब क्या हो रहा है कि 4 बज चुका है और 10 मिनट और भी बीत गया है। और आप भी जानते हैं पास्ट मींस बीतना होता है, यदि आपको पता होगा तो उसी तरह से हमें मानेंगे 10 मिनट हुए हैं, पहले इसको लिखेंगे तो इट इज 10, बस हो गया। 10 मिनट हुए हैं, इट इज 10। बचकर मतलब बीत चुके हैं, 10 मिनट बीत चुके हैं, यही ना। तो बीतना के लिए हमको पास्ट कर देना होगा। तो इट इज 10 पास्ट, इसका मतलब 10 मिनट बीत चुके हैं। कितना बजकर? 4 बजकर। सिर्फ लास्ट में आपको 4 लिख देना है। ठीक है, जैसे 4:10 हुए हैं, इट इज 10 पास्ट, हमने 4 किया। 5:10 हुए होते इट इज 10 पास्ट। अच्छा, जितना मिनट बीत चुका है आपको वही पहले लिखना है। जैसे 4:10 हुए हैं तो आपने 10 पास्ट कर दिया, यहीं पर 4:17 होते तो इट इज 10 की जगह 17 कर देते, इट इज 17 पास्ट हो जाता। 4:21 हुए हैं तब इट इज 21 पास्ट हो जाता। ठीक है, 4:25 हुए हैं तब क्या करेंगे? तो जितना मिनट बीत चुका है, रूल क्या कह रहा है? जितना मिनट बीत चुका है उसी को पहले लिखना होता है। तो इट इज 25 पास्ट, इट इज 10 पास्ट, इट इज 22 पास्ट, इट इज 23 पास्ट, जो भी जितना बीत चुका है उसी को हमें पहले लिख देना है। अब लास्ट में 4 बजकर है, 5 बजकर है, 6 बजकर है, 7 बजकर है, लास्ट में 4, 5, 6, 7, 8 कर देंगे। देखना ये है कि जितना बीत चुका है उसी को पहले करेंगे। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। बाकी के लिए 2 लगाते हैं। कैसे? 4 बजने में 20 मिनट बाकी है। अब कितना मिनट बाकी है वही पहले लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि 4 अभी बजा नहीं है, 20 मिनट अभी बाकी है उसमें, तो जितना बाकी है वही पहले लिखा जाएगा। कितना बाकी है? देखिए 20 मिनट बाकी है, इट इज 20। बाकी के लिए हमने लिखा है यहाँ पर, बाकी के लिए 2 लगाते हैं तो लिख दीजिए यहाँ पर इट इज 22। इट इज 22 मतलब 20 मिनट बाकी है, इतना हो गया। अब कितना बजने में? 4 बजने में। 4 बजने में सिर्फ आपको 4 लिख देना है, बस इसी तरीके से बनाना है आपको। तो इट इज 22:04। अच्छा, यही पर होता है 4 बजने में 17 मिनट बाकी है, तो क्या करते? फिर भी वही चीज है, 17 मिनट बाकी है, ये पहले लिखा जाएगा। तो इट इज 17, बाकी के लिए 2, इट इज 17:04।
अच्छा एडवांस में आप बोलना चाहते हैं, आप इट इज मत लगाइए तब भी चलेगा, 17 to 4 कर दीजिए वो भी सही है। क्योंकि आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, यदि कहीं लिखा हो उसे आपको ट्रांसलेट करना होगा, एग्जाम में फिक्स करना होगा, तो आप लगाइए इट इज 20 to 4, it is 17 to 4, it is 25 to 4, 27 to 4, 22 23, 24 to 4। अब आगे जितना बचा होगा वो आपको लिख देना होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, 8:22 हुए हैं। आइए देखिए बजकर में आ रहा है, ध्यान से हमको ये समझना है कि 8:22 इसका मतलब 8 बज चुका है और 22 मिनट और बीत गए हैं, यही ना। तो 22 मिनट बीत चुके हैं, इसी को पहले करना होगा हमको। कैसे? इट इज 22 मींस 22 और पास्ट मतलब बीत गए, यही ना। इट इज 22 पास्ट, अब 8 बजकर है, लास्ट में 8 कर देना है हमको। 9:22 हुए हैं, इट इज 22 पास्ट 9 कर देंगे यहाँ पर, ठीक। तो हमको ये देखना है कि बजकर मतलब बीत चुका रहता है और बाकी मतलब अभी उतना हुआ नहीं है, उतना बाकी रहता है। तो कैसे करेंगे हम? जितना मिनट बीत चुका रहता है उसी को पहले लिखना होगा हमको। इट इज 22 पास्ट। अब यहाँ पर क्या है? बजकर मतलब हो चुका है उतना, 20 मिनट और बीत गया है, 8 तो बज गया है लेकिन 20 मिनट और भी बीत गया है, तो जितना मिनट बीत गया है उसी को पहले करेंगे हम। इट इज 22 पास्ट 8। इसको देखते हैं, 9 बजने में 25 मिनट बाकी है। अब यहाँ पर 9 बजा नहीं है, अभी 25 मिनट उसमें बाकी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जितना मिनट बाकी है उसी को पहले करेंगे। कितना मिनट बाकी है आपको दिख रहा है? 25 मिनट। चलिए इसी को पहले करेंगे। इट इज 25 बाकी है, बाकी के लिए क्या होगा? 2। इट इज 25 2, कितना बजने में? 9, सिर्फ 9 कर देना है। ओके, नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। चलिए देखते हैं फिर से। 8:22 में है, आपको बस ये देखना है कि बजकर है कि बाकी है। यदि बजकर होगा तब आपको जो है पास्ट लगाना है और बाकी होगा तो 2 लगाना है, ठीक। अब 8:22 में है तो ये 22 मिनट पहले कर देंगे। कैसे? इट इज 22, भाई 22 के लिए 22 होता ही है ना, यही 8:27 होता तो इट इज 27 हो जाता है यहाँ पर। 8:25 होता इट इज 25 हो जाता है यहाँ पर। 8:10 होता है इट इज 10 हो जाता है, वो लिखा भी था मैंने। तो जितना मिनट बीत चुका रहेगा या जितना मिनट बाकी रहेगा उसी को पहले करेंगे। अब बचकर है तो पास्ट और बाकी है तो 2 करके आगे आप नंबर लिख देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टाइम आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने मन से बना करके, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अभी हमने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है समय पर, इसके आगे ढेर सारे एग्जांपल बाकी है, जल्दी से नोट कीजिए तो हम आपको आगे दे पढ़ाते हैं। थैंक यू। अभी हमने एग्जांपल देखा समय पर, अब हम इसके आगे ऋतु, मौसम, दिन, तारीख, सप्ताह, साल, महीना, सन तथा छोटे जीवधारियों के लिए भी एग्जांपल देखेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार में हर चीज आ जाएगी। एग्जांपल में यह गर्मी का मौसम है। अब समझना यह है कि मौसम और ऋतु दोनों एक ही होता है। नॉर्मली आप सीजन लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं। तो यह गर्मी का मौसम है तो यह के लिए इट इज, यह है, इतना हो जाएगा। फिर गर्मी का मौसम, यही बचा ना, तो गर्मी के मौसम के लिए आप समर सीजन लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर गर्मी की जगह ठंडी का मौसम होता है तो इट इज कोल्ड सीजन हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि समर है तो गर्मी है, यदि ठंडी होता है तो कोल्ड करना होता है हमको। अच्छा वर्षा का मौसम है तब क्या करते हैं? तो समर की जगह पे आप उनको रेनी सीजन करना होता है। क्या? इट इज रेनी सीजन, इट इज कोल्ड सीजन, इट इज समर सीजन। कर लेंगे आप इस तरह से। लोग पूछते हैं कौन सा मौसम है, तो कौन सा मौसम है तो हम आपको प्रश्न करना बताएंगे। फिलहाल गर्मी का मौसम है, इट इज समर सीजन, ऐसे आपको समझना है। आज 10 तारीख है, तारीख भी देखते हैं। इट इज 10 टुडे, आज 15 तारीख है, इट इज 15 टुडे। आज 17 तारीख है, इट इज 17 टुडे। आज 20 तारीख है, इट इज 20 टुडे। या टुडे इज 10, टुडे इज 13, टुडे इज 15, टुडे इज 17, 20, जो भी जितना तारीख है आपको यहाँ पे लिख देना होगा इस तरह से, इट इज करके। ओके, आगे आज रविवार है दिन के लिए, आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जो भी वार है आपको इट इज के बाद वो लिख देना होगा।
इट इज संडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज ट्यूसडे टुडे, इट इज वेडनेसडे टुडे, इट इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है आगे आपको लिख देना है। या फिर टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी है आपको आगे लिख देना होगा। ओके, या आगे देखते हैं कल सोमवार होगा, फ्यूचर में भी हो सकता है, तो होगा के लिए आपको विल भी करना होगा। लिखा ही आपने फ्यूचर टेंस में होने पर विल भी का प्रयोग करते हैं, यही ना। तो इट देख आपको दिख रहा है अच्छे से, इट विल बी मंडे, क्योंकि सोमवार होगा इसलिए मंडे कल के लिए नेक्स्ट डे, ये आने वाला कल है इसलिए नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, टुमारो, द डे आफ्टर भी हो सकता है। ओके, या फिर नेक्स्ट डे विल बी मंडे, आप ये भी कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा रूल है आपका, कल शनिवार था ये पास्ट टेंस में हो गया तो इट वाज कर दिया हमने। देखिए प्रेजेंट टेंस था तो इट इज किए थे, पास्ट टेंस था तो इट वाज कर दिए यहां पर। और ये देखिए फ्यूचर टेंस में है तो इट विल बी कर दिए। समझ रहे हैं आप, जिस टेंस में होगा उसी के बारे में आपको साइकिल लिखनी होगी यहां पर। कल शनिवार था तो इट वाज, अब शनिवार के लिए सैटरडे होता है। अच्छा, बीता हुआ कल है यहाँ पर तो लास्ट डे या फिर प्रीवियस डे, यस्टरडे, द डे बिफोर हम कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको अच्छे से, माइंड इट बहुत ज्यादा बारीकी से समझेंगे तभी आएगा। आगे देखते हैं, यह महीने की पहली सप्ताह है, पहली सप्ताह है, इसको पहले करेंगे तो इट इज फर्स्ट वीक, पहली सप्ताह, इट इज फर्स्ट वीक, महीने की ऑफ द मंथ। ओके, अच्छा ये महीने की पहली की जगह दूसरी होता तो यहाँ पर फर्स्ट जगह सेकंड कर देते, इट इज सेकंड वीक ऑफ द मंथ। ओके ना, यह महीने की तीसरी होता तो क्या करते हैं, तो तीसरी होता है इट इज थर्ड वीक ऑफ द मंथ। यह महीने की चौथी सप्ताह, इट इज फोर्थ वीक ऑफ द मंथ। आप समझ पा रहे हैं, यह महीने की अंतिम सप्ताह है तब इट इज लास्ट वीक ऑफ द मंथ। आई होप कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे घर पे अपने आप से भी। आगे देखते हैं, यह साल की तीसरी महीना है। अब सप्ताह में महीना की बात हो रही है तो तीसरी महीना है, इसको पहले करेंगे हम कैसे, इट इज थर्ड मंथ। अच्छा, तीसरी जगह थर्ड हुआ, दूसरी होता है इट इज सेकेंड मंथ। पहली महीना होता तो इट इज फर्स्ट मंथ। अब साल की आफ्टर ईयर ये उतार देंगे। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, कैसे प्रश्न करेंगे ये हम आगे आपको बताएंगे। इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान है, एक बार में आ जाएगा। आगे देखते हैं, यह मेरे जीवन का 10वां साल है। अच्छा 10वां साल है, इसको पहले करेंगे, इट इज 10th ईयर। मेरे जीवन का 20वां साल है, 30वां साल है, 25वां है, 22वां, जो भी साल है इसको पहले कर देंगे, इट इज 10th ईयर, 15th ईयर, 20th ईयर, 22 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, जो भी इसको पहले करना होगा। मेरे जीवन का, ऑफ माई लाइफ। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं एक बार में। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मेरे जीवन का पहला साल है, नहीं पहला तो नहीं हो सकता, तो आप लिख नहीं पाएंगे। 10वां साल है, 15वां साल है, 25वां है, 18वां है, जितने साल के आप हैं इस तरह से आप आगे प्रैक्टिस करते चले जाइए, अपने मन से बनाइए। अब ये बनाइए और उसको खुद वेरीफाई कीजिए कि आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा सही है कि नहीं है। आप मुझे भी लिख करके सेंड कर सकते हैं कमेंट में, मैं खुद चेक करूंगा, बताऊंगा भी आपको। यह सन 2021 है, इट इज 2021, यह 2022 है तो क्या होगा, इट इज 2022, 2023 है, इट इज 2023, 24, 25, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इट इज आपको लगाना ही है। यह एक चींटी है, आप चूंकि छोटी जीवधारी के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए, इट इज एन आंट, चूंकि चींटी है इसलिए मैंने आंट किया। यदि वहीं पर मच्छर होता, खटमल होता, जो भी छोटी जीवधारी जीव जंतु आप जानते हैं उसका भी प्रयोग हमें इट से ही करना होगा। इसके पहले हम लोग इट का अफर्मेटिव और नेगेटिव बहुत ही अच्छे ढंग से समझा। आज हम लोग इट का इंट्रोगेटिव बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इंट्रोगेटिव मीन्स किस तरह से हम प्रश्न करेंगे और हमें कैसे आंसर देना है, ये दोनों चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। देखते हैं। सबसे पहले यदि आपको पहचान याद होगा तो आपने समझी होगी समय, ऋतु, मौसम, दिन, तारीख, सप्ताह, साल, महीना, जाड़ा,
गर्मी, वर्षा, सन तथा छोटे जीवधारे के लिए इट का प्रयोग करते हैं। यही ना, मैंने कैसे ट्रांसलेशन बनती है इसमें मैं सब कुछ बताया भी था अच्छे से। आज हम कैसे प्रश्न करते हैं ये ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले में आपको मिलेगा समय, था ना, समय पर कैसे प्रश्न आंसर कैसे देंगे तो बताया ही था, ट्रांसलेशन कैसे करना होता बनाना होता तो बताया था। आज प्रश्न कैसे करेंगे देखिएगा। तो प्रश्न कितने प्रकार से बन सकते हैं, देखिए आपके घड़ी में क्या बजा है, ये तो आप नॉर्मल जानते ही हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी होगा उसके बाद लिख देना होगा। एग्जांपल में आपकी घड़ी में क्या बजा है, या देखिए दिख रहा है आपको क्या बज रहा है, या कितना बजा है, कितना बज रहा है, कितना बज चुका है। ये 5 तरह से प्रश्न हो सकते हैं। अब ये देखना ये है कि आपके घड़ी में या उस दीवार घड़ी में, आपके कलाई घड़ी में, आपके मोबाइल में, ये कुछ भी हो सकता है। बट देखना ये है कि क्या बजा है, क्या बज रहा है, कितना बजा है, कितना बज रहा है, या कितना बज चुका है। प्रश्न इतने ही प्रकार से पूछे जा सकते हैं समय पर। ओके, तो आपको जो ट्रांसलेशन बनानी है वो सिर्फ एक प्रकार से ही बन सकता है। जैसे देखिए व्हाट इज द टाइम बाय, देखिए व्हाट इज द टाइम मतलब क्या बजा है, कितना बजा है, ये सब कुछ हो जाएगा सिर्फ व्हाट इज द टाइम लिख देने से। ओके, आपने सिर्फ व्हाट इज द टाइम लिख देंगे तो इन सब का ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब क्या बचा आपके घड़ी में, तो बाय योर वॉच। अब देखना ये है कि यहाँ पर मे शब्द के लिए बाय क्यों लगाया। तो रूल ये कहता है, इंग्लिश का एक छोटा सा रूल है कि घड़ी शब्द के बाद जब भी मे आएगा तो हम मे के लिए इन न लगा करके बाय का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है बाय लगाया, बाय योर वॉच। आपके घड़ी में बाय योर वॉच, उस दीवार घड़ी में बाय दैट वॉल वॉच, आपके कलाई घड़ी में बाय योर रिस्ट वॉच। ओके, समझ में आ रहा है ना? गुड। तो आंसर ही मैंने दिया है। कोई आपसे पूछ ही लेता है कितना बजा है तो आप आंसर दे सकते हैं इट इज 10 o'clock, मतलब 10 बजे हैं। सीधा सीधा जब बजे हैं तो ओ क्लॉक हमने बताया था आपको। ओके, इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं। 11 बजे हैं, इट इज 11 o'clock हो जाएगा, इट इज 11 o'clock। अब बाय माय वॉच, मेरे घड़ी में। ओके, उसके बाद अभी तो समय हुआ, क्वेश्चन कैसे करते हैं, आंसर कैसे देते हैं मैंने समझा दिया अच्छे से। आई होप कि आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, आज कौन सा दिन है। आप चूंकि समय के बाद दिन भी था, ऋतु मौसम भी था, उस पर भी समझाएंगे आपको। आज कौन सा दिन है, विच डे मतलब कौन सा दिन, ये हमको साथ में ही लिखना होगा। इसके पहले हमने बताया भी था, हैज हैड विल हैव सब जब पढ़े थे आप। तो कौन सा दिन, विच डे एक साथ ही होगा। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड, इस हेल्पिंग वर्ब आपका इज आएगा। फिर सब्जेक्ट, चूंकि इट का प्रयोग है ही इसलिए इट लगाना है आपको वहां पर। फिर आज के लिए टुडे होता है। सो व्हिच डे इज इट टुडे, इस तरह से ही बनता है। ओके, तो आंसर कैसे देते हैं, हमने यहाँ पर आंसर भी लिखा है। देखिए इट इज संडे टुडे मतलब आज रविवार है। हिंदी इसका नहीं लिखा हूं मैं, समझ पा रहे हैं आप? आज रविवार है, क्योंकि ये पहले बता चुका हूं आपको कैसे हमें ट्रांसलेशन बनानी होती है, उस पर कैसे सेंटेंस बनाना होता है ये मैं पहले बताती हूँ। कैसे आज क्वेश्चन करेंगे ये मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन करना और ये रहा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग? दूसरा तरीका भी है, टुडे संडे भी कर सकते हैं। आज कौन सा दिन है, आज रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जो भी दिन का नाम होगा। तो इट इज संडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज ट्यूसडे, इट इज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिख देना आपको। या टुडे इज संडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कर लेंगे। ये तो दिन के लिए हो गया। दूसरा देखते हैं, आज कौन सा तारीख है। लोग पूछ लेते हैं अक्सर नॉर्मली, आज कौन सी तारीख है पूछते हैं ना। तो विच डेट मतलब कौन सा तारीख, ये साथ में लिखना होगा आपको। ओके, तो हमने किया यहाँ पर विच डेट, सेम चीज है। इज इट टुडे, इज इट टुडे, इज इट लगाना ही होगा। इज इसलिए लग रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इज लगा। इट इसलिए लगा क्योंकि इट का ही ये प्रयोग है। और आज शब्द के लिए टुडे तो होता ही है, वो लगाना ही होगा आपको। समझ पा रहे हैं आप लोग ना? तो इसका आंसर कैसे देना है आपको। देखिए आज कौन सी तारीख है, इट इज विच डेट इज इट टुडे आपने किया
तो मैंने इसका आंसर दिया है इट इज 10 टुडे। 10 मतलब आज 10 तारीख है, आज 11 तारीख है, इट इज 11 टुडे। आज 15 तारीख है, इट इज 15 टुडे। यहीं पर आप दिन तारीख का नाम लिख देंगे। टुडे इज 10 भी हो सकता है, टुडे इज 11, टुडे इज 12, टुडे इज 13, टुडे इज 14, 15, जितना भी तारीख है बस टुडे इज लगा करके यहाँ पे लिख देना होगा आपको। आंसर दे लेंगे, कोई भी आपसे पूछेगा तो आंसर दे लेंगे ना, बहुत आसान है। अगला देखते हैं, यह महीने की कौन सी सप्ताह है। अब समझेगा कौन सी सप्ताह हम पहले करेंगे। हमने देखिए यहाँ पे लिखा है विच मंथ, कौन सी सप्ताह। अब इज इट, तो पहले भी था इज इट, हर जगह देखिए आप लोग, यहाँ पर भी इज इट रहेगा। ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ही है, ऐसे ही बनता है। आगे कुछ एडवांस होगा तो मैं आपको विशेष बताऊंगा ही, अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे। विच मंथ साथ में करना, उसके बाद इज इट। अब क्या बचता है, महीने की, यही ना, यही बच रहा है। अब हमको लिख देना है ऑफ द मंथ, तो कंप्लीट क्या होगा, विच ऑफ द, महीने की है ना, सप्ताह के लिए तो यहाँ पर वीक होगा, सॉरी, तो विच वीक, ओके ना। यहाँ पर हमें करना होगा यह महीने की कौन सी सप्ताह है, तो कौन सी सप्ताह ये हमें पहले करना होगा, कौन सी सप्ताह, विच वीक इज इट, महीने की ऑफ द मंथ, ओके ना, इस तरह से होगा। अब आंसर कैसे देंगे, यह महीने की, देख पा रहे हैं आप लोग, यह महीने की दूसरी सप्ताह है। अब देखना यह है कि दूसरी सप्ताह है, इसको पहले करेंगे। कैसे, इट इज दूसरी सप्ताह, सेकेंड वीक, ओके, महीने की ऑफ द मंथ। यदि यह हो जाए यहाँ पर, यह महीने की तीसरी सप्ताह है, यहाँ दूसरी जगह तीसरी हो जाए तो जहां सेकेंड है वहीं पर थर्ड हो जाएगा। इट इज थर्ड वीक ऑफ द मंथ, ओके। यह महीने की चौथी सप्ताह है, तब क्या करेंगे, इट इज फोर्थ वीक हो जाएगा। जो भी सप्ताह है आपको वहां पर ये लिख देना होगा, बाकी चीजें पुराना है। समझ रहे हैं अच्छे से, आगे देखते हैं। यह तुम्हारे, इसके पहले मैं समझाऊं, एक चीज है और भी यहाँ पर, इसको पहले देखते हैं। यह साल की कौन सी महीना है, इसको देखिए पहले, यह साल की कौन सी महीना है। अब कौन सी महीना, इसको पहले करेंगे। कैसे करेंगे, विच मंथ हुआ, उसके बाद इज इट, स्ट्रक्चर के अनुसार वही रूल कह रहा है। सो विच मंथ इज इट, अब साल की, यही बचाना, आप द ईयर आपको लिख देना होगा। अब आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने मन से बनाते हुए सेंटेंस। यह साल की कौन सी महीना है, प्रश्न तो एक ही है, आंसर कैसे देंगे, यह साल की तीसरी महीना है, देखिए तीसरी महीना है, तो इट इज थर्ड मंथ, लिखा है ना यहाँ पर, इट इज तीसरी महीना, थर्ड मंथ अब साल की ऑफ द ईयर। लोग आपसे प्रश्न करते होंगे नॉर्मली, यह साल की कौन सी महीना, तो आप बोलते हो ये साल की छठवीं महीना है, सातवीं महीना है, आठवीं महीना है, बोलते हैं इस तरह से आप लोग भी बोलते हैं, तो इस तरह से आप कर लेंगे। कौन सी महीना आप आंसर दे रहे हैं ये आपको देखना होगा। तो तीसरी है तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, चौथी है तो फोर्थ हो जाएगा, पांचवी है तो फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th मंथ ऑफ द ईयर, या लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, या फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है आपको यहाँ पर ये आंसर देना होगा, कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं ये वाला, यह तुम्हारे जीवन का कौन सा साल है, इसको पहले समझते हैं अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिएगा। यह तुम्हारे जीवन का कौन सा साल है, कौन सा साल, इसको हम पहले करेंगे, ओके। तो कौन सा साल क्या हुआ, विच ईयर, ठीक, पुराने की तरह एकदम बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो विच ईयर, उसके बाद इज इट, स्ट्रक्चर के अनुसार इज इट आएगा, क्योंकि इज प्रेजेंट को दर्शा रहा है, इट का प्रयोग ही है, तो विच ईयर इज इट। अब क्या बच रहा है, तुम्हारे जीवन का, ऑफ योर लाइफ, समझ में आ रहा है। यहां पे कुछ भी हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारे जीवन में कौन सा साल है, या तुम्हारे पढ़ाई का कौन सा साल है। लोग पूछते हैं ना,
यहाँ पर जहां लाइफ है यहाँ पर स्टडी हो जाएगा। देखिए तुम्हारे जीवन का मैंने पूछा, लाइफ के बारे में पूछा तो आप यहाँ पर लाइफ लिखे। यदि मैं पूछता यह तुम्हारे पढ़ाई का कौन सा साल है, तो विच ईयर इज इट ऑफ योर स्टडी। ओके, यहां पर ये आप कर सकते हो। आंसर कैसे दिए हैं देख लीजिए, ये रहा आंसर आपका। यह मेरे जीवन का 21वां साल है, तो 21वां साल है, इसको मैंने पहले किया, देख लीजिए। इट इज 21st, 21st मीन्स 21वां। ओके, यहां पर 22वां होता तो इट इज 22nd हो जाता, 23वां होता तो 23rd हो जाता। जितना भी साल हुआ आपके जीवन का वो आपको पहले लिखना होगा, तो इट इज लगा करके, ठीक। तो इट इज 21st ईयर मतलब 21वां साल है, हो गया। मेरे जीवन का, ऑफ माई लाइफ। ओके, आ रहा समझ में आपको। एक और देखते हैं, यह कौन सा कीड़ा है। अब चूंकि छोटे जीवधारी के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं, तो ये कैसे होगा देख लीजिए। विच इंसेक्ट, कौन सा कीड़ा, साथ में करेंगे, उसके बाद इज इट। तो आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं, कौन सा कीड़ा आपसे कोई पूछ रहा है, देख रहा है आपको ना वो चीज। यह एक खटमल है, मैंने खटमल के लिए दिया है, तो इट इज अ बग, B-U-G, बग मींस खटमल। आज हम सब लोग यूज ऑफ देयर को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझेंगे, एक बार में ही आएगा। इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। नॉर्मली देयर का अर्थ वहां होता है, हम आप जानते हैं पहले से, हियर मींस यहां, देयर मींस वहां, पहले से पता था हम लोग को। लेकिन किंतु जब यह कर्ता के रूप में मतलब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो अर्थहीन माना जाता है। अब पकड़ेगा, इसके पहले हम जानते थे देयर मींस वहां, देयर मींस वहां, लेकिन जब देयर सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में आ जाए तो देयर मींस वहां नहीं रह जाएगा, यह अर्थहीन हो जाएगा। कहां कहां होगा अर्थहीन, दो ही जगह है, मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे समझाता हूं। अब रूल देखते हैं। अब पहला रूल है, बहुत ध्यान समझेंगे। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना या ना होना पाया जाए, कोई भी वस्तु कहीं पर हो किसी तरह से, सिर्फ वस्तु का नाम ही यदि हम ले लेते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, देखते हैं कैसे। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं, समझिएगा कैसे। किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं भी होना या ना होना पाया जाए, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ऐसे वाक्य में कर्ता के रूप में देयर ही लिखेंगे, ठीक। अब रूल देखते हैं। यदि प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस मतलब है दर्शा रहा है तो इज और आर लगाते हैं, है ना। था और थी होने पर वाज या वर लगाएंगे, होगा होगी होंगे होने पर सिर्फ विल भी लगेगा। ये तो रूल हो गया, आप किस तरह से करेंगे हम। अब ट्रांसलेशन देखते हैं। आप रूम के अंदर हैं, कोई आता है बाहर से नॉक करता है और आपसे पूछता है, आप उसको पूछते हैं ना कौन है, सामने वाला बोलता है मैं हूं। मैं कौन, नाम बताओ। तो आप सामने वाला बोलते हैं यार मनीष है, राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, इस तरह से अपना नाम वो बता देता है। अब उसी तरह से आ जाए सिर्फ राम है का ट्रांसलेशन क्या होगा। राम है उसने बोल दिया तो क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर करें राम इज, तो इस तरह से होता है क्या सेंटेंस, अच्छा नहीं लग रहा है ना। देखिए राम इज कोई सेंटेंस है, इस तरह से होता ही नहीं है। अब ये दर्शा रहा है कि किसी व्यक्ति का होना पाया जा रहा है वहां पर, है ना, व्यक्ति का होना पाया जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के रूप में देयर लेंगे। अब सबसे पहले देयर लिखा जाएगा यहाँ पर, ओके, सबसे पहले देयर। अब चूंकि राम है, एक व्यक्ति है, इसलिए इज लगा देंगे हम, तो देयर इज राम। यहाँ पर आप इट भी ले सकते हैं अपने मन से, इट इज राम भी होता है, लेकिन देयर इज राम ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इसको करो। उसी प्रकार से कुछ बच्चे हैं, अब जैसे कहीं शोर हो रही है, कहीं से आवाज आ रही है, मैंने पूछा यार कौन है वहां पर शोर मचा रहा है, तो आकर आपने कहा कि सर कुछ बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे हैं का ट्रांसलेशन क्या होगा, यही सिर्फ आपको समझना होगा। तो कुछ बच्चे हैं, सम चिल्ड्रन आर, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वहां पर ऐसे वाक्य में हम कर्ता के रूप में देयर लेंगे। तो सबसे पहले देयर लिखेंगे हम, देयर। कुछ बच्चे हैं मतलब एक से अधिक ही होंगे, एक से अधिक है तभी आपने कुछ बोला ना, तो आर लगेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि एक से अधिक होने पर ही ना आप आर लगाते हैं, तो देयर आर। अब कुछ बच्चे लिख दीजिए आप, सम चिल्ड्रन, ओके ना। अब ये वाला ट्रांसलेशन देखिए यहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको, कुछ बच्चे हैं, देयर आर सम चिल्ड्रन।
ओके, अब एक राजा था, कहीं का तो राजा होगा ही वो, है ना, कहीं का तो राजा होगा ही वो, तो उसको ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे हम? देखिए एक राजा था, चलिए यहीं पे लिख देते हैं इसके सामने, इसका ट्रांसलेशन सामने होगा, तो देयर, क्योंकि था है पास्ट टेंस है, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, इज लगेगा या वाज लगाने, क्योंकि पास्ट टेंस है ना, तो देयर वाज एक राजा था इसलिए वाज लगा, देयर वाज अ किंग। समझ पा रहे हैं आप? कहीं का तो राजा होगा ही, किसी व्यक्ति का होना पाया जा रहा है वहां पे ना, तो यही तो रूल है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का होना पाया जाए। अभी आज ही एक बच्चा मेरे पास आया, सर एक लैपटॉप है, आप उसको लेंगे? अभी एक लैपटॉप है का ट्रांसलेशन क्या होगा? अ लैपटॉप इज, तो होना नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो ऐसे वाक्य में हम कर्ता ग्रुप में देयर लेते हैं, तो देयर इज अ लैपटॉप विच इज गोइंग टू बी सोल्ड। आप इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं, उस बच्चे ने हमसे कहा, लेकिन एक लैपटॉप है कि ट्रांसलेशन देयर इज अ लैपटॉप। लोग बोलते हैं एक मोबाइल है, क्या होगा ट्रांसलेशन? एक मोबाइल है, सिर्फ इतना ही, तो देयर इज अ मोबाइल। ओके, एक कार है, एक देयर इज अ कार, अब एक कार थी तब देयर वाज अ कार, एक कार होगी तो देयर विल बी अ कार। ओके, बस इतना ही ध्यान देना आपको। तो एक राजा था, इस वाले को मैंने सामने लिख दिया, देयर वाज अ किंग। ओके ना, ये देखते हैं एक मोबाइल है, यहाँ पे लिखा भी है, तो आ मोबाइल इज तो होना नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लग रहा है पढ़ने में भी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, देयर इज अ मोबाइल, ये हो सकता है, इसी तरह से बनेगा। 10 विद्यार्थी थे, कितने? 10 विद्यार्थी थे, मतलब एक से अधिक थे, क्या हो जाएगा, देयर वर हो जाएगा यहाँ पर, वर। यदि एक विद्यार्थी तब तो यहाँ पर वाज लगाते हैं, लेकिन 10 थे तो देयर से नहीं मतलब है, देयर आपका एक वचन है, बहुवचन से नहीं मतलब, देयर के बाद जो हम लिखेंगे, जो वर्ड लिखेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग से आइडिया लगेगा। अब देखिए यहीं पर देख लीजिए, एक राजा था वाज लगा दिए, यहाँ पर 10 विद्यार्थी थे, एक से अधिक हो गए ना, तो यहाँ पर वर लग गया, सो देयर वर, आप कितने लिखेंगे, 10 स्टूडेंट्स। ओके, आगे देखते हैं, एक दुखी महिला थी, कौन थी? एक दुखी महिला थी, अब क्या होगा, देयर, क्योंकि एक ही थी तो क्या लगाएंगे, वाज, देयर वाज एक दुखी महिला ना, तो अ सैड क्या हो जाएगा, बताइए, अ सैड वुमन, एक दुखी महिला, देयर वाज अ सैड वुमन। जैसे वहां पे मुझे कोई व्यक्ति दिख रहा है, मैंने आपसे पूछा यार वहां कौन है, तो आप बोले 2 मजदूर होंगे, अब चूंकि कंफर्म नहीं है तो आपने बोल दिया 2 मजदूर होंगे, तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं आप, देखिए 2 मजदूर होंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे आप बता सकते हैं? तो देयर विल बी, है ना, देयर विल बी, अब 2 मजदूर, क्या हो जाएगा, 2 लेबर्स, LABOURS, so there will be 2 laborers। कर लेंगे, कुछ समझ पा रहे हैं आप? पहला रूल क्या कह रहा है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना या ना होना पाया जाए, तो ऐसे वाक्यों में देखिए कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस में इज और आर लगाते हैं, पास्ट टेंस में वाज वर लगाते हैं, फ्यूचर टेंस में विल बी लगाते हैं, शैल भी नहीं लगाना होगा इसमें, ठीक है ना। और भी एग्जांपल देता हूं, देख लीजिए, कुछ विद्यार्थी थे या होंगे, तब कैसे बनाएंगे इसको हम, तो कुछ विद्यार्थी थे, देयर वर हो गया, अब कुछ विद्यार्थी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सम स्टूडेंट्स। ओके, इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और भी ज्यादा एग्जांपल देता हूं, कैसे नहीं आएगी, फिर रूल 2 भी है, वो भी आज ही देखना आपको, जल्दी से नोट करो। तो अभी हमने फर्स्ट रूल देखा, अब हम सेकेंड रूल देखते हैं, बहुत ध्यान से। रूल में जब वाक्य के प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में ही किसी स्थान का, बहुत ध्यान समझना होगा, यही आपको, किसी स्थान का होना पाया जाए, तो ऐसे वाक्यों में भी कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं।
अभी आपने पढ़ा किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना या ना होना पाया जाए। मोहन है, राधा है, सीता है, किताब है, कार है, दुकान है, मंदिर है, बस इतना ही। मंदिर है, देयर इज टेम्पल। एक दुकान था, देयर वाज अ शॉप। कुछ कारें थी, देयर वर सम कार्स। कुछ मजदूर होंगे, कुछ विद्यार्थी होंगे, सो देयर विल बी सम चिल्ड्रन। ओके, तो वो तो हो गया कि किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं होना या ना होना पाया जाए, पहला रूल था। दूसरे रूल में वाक्य के प्रारंभ में ही किसी स्थान का होना पाया जाए। यही आपको दो चीज ध्यान देना है। वाक्य की सेंटेंस की शुरुआत होगी और उसी में आप देखेंगे कि सबसे पहले स्थान आ जाएगा। हद है, बगीचे में, कक्षा में, छत पर, दुकान पर, मैदान में, ये तो स्थान है। ये लास्ट में आते थे, बीच में आते थे, अब ये सबसे पहले आ जाएगा। तो जब स्थान ही सबसे पहले आ जाएगा तब कैसे करेंगे? तो ऐसे वाक्यों में कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे। बस यही आपको समझना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से आ जाएगा। कमरे में, देखिए सब जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे ये सब में स्थान पहले आया है। कमरे में, बगीचे में, मेरे जेब में, उसके मुंह में, सड़क पर, दिख रहा है आपको? आसमान में, तुम्हारे हाथ में, उसके सर पर। स्थान सभी वाक्यों में पहले आया है। तो अब सभी वाक्यों में सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे, मतलब इन्हें देयर का ही प्रयोग कहा जाएगा। ओके, कैसे? कमरे में 10 विद्यार्थी हैं, यही ना? स्थान पहले आ गया। ओके, 10 विद्यार्थी हैं, पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देयर, 10 विद्यार्थी हैं, एक से अधिक हैं, प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या करेंगे? देयर आर 10 विद्यार्थी। क्या होगा? स्टूडेंट्स। देयर आर 10 स्टूडेंट्स। अब कमरे में यही बचाना, क्या होगा? पहले से जानते हैं, लिख दीजिए। क्या होगा? इन द रूम। ओके, सो देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द रूम। आगे बढ़ते हैं। बगीचे में एक सुंदर पक्षी है। ओके, बगीचे में स्थान पहले आ गया, एक सुंदर पक्षी है, पहले इसे करना होगा। तो कैसे करेंगे? देयर, सबसे पहले देयर का प्रयोग हो ही गया, ये सबसे पहले देयर लगाना। अब क्या लगेगा? इज लगेगा या आर लगेगा, ये तय करता है इस पर। आप बताइए, एक सुंदर पक्षी है, एक है, क्या लगाएंगे हम? इज या आर? गुड, इज लगेगा। सो देयर इज एक सुंदर पक्षी, क्या होगा? आ ब्यूटीफुल बर्ड। ओके, कहां है? बगीचे में है। अब लास्ट में आपको लिख देना होगा, क्या होगा? इन द गार्डन। दिख रहा है यहां पर? देयर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड इन द गार्डन। ओके ना? यदि बगीचे में नहीं होता, एक सुंदर पक्षी है, तो भी देयर का ही प्रयोग था, सो देयर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड हो जाता। लेकिन बगीचे में स्थान पहले आ गया तो भी देयर का प्रयोग है। सो सेम चीज, देयर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। अब बगीचे में स्थान पहले आएगा, लेकिन लिखा जाएगा एकदम अंत में। देख रहे हैं आप ना? आगे देखते हैं। आसमान में कुछ तारे होंगे। अब आसमान में स्थान पहले आ गया, कुछ तारे होंगे, पहले आप इसे करेंगे। तो देयर, सबसे पहले देयर का प्रयोग ही है। होंगे फ्यूचर टेंस है, क्या आएंगे? विल बी। आप भी बोल सकते हैं। सो देयर विल बी कुछ तारे। कुछ तारे क्या हो जाएगा? कुछ के लिए सम, और तारे क्या होगा? STAR, स्टार मींस तारा होता है, ये तारे मतलब स्टार्स कर सकते हैं। सो देयर विल बी सम स्टार्स। कहां होंगे? आसमान में, यही ना? आसमान में। अब आप लिख दीजिए लास्ट में, क्या होगा? इन द स्काई। SKY, स्थान आपको लास्ट में ही लिखना होगा। स्थान भले ही पहले आएगा, लेकिन लिखा जाएगा हमेशा अंत में। दिख रहा है आपको ना? गुड। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरी जेब में ये भी स्थान ही है। 10 रुपए थे, पहले इसको करेंगे आप। अब रुपया चाहे 10 हो चाहे 50 हो, इसको सिंगुलर में ही रखा गया, अनकाउंटेबल नाउन नहीं रखा गया। सो देयर वाज होगा, क्या होगा? देयर वाज 10 रुपया, 10 रुपी। देयर वाज 10 रुपी। ओके, कहां? मेरे जेब में, बता सकते हैं, वही पुराना चीज है। इन माय पॉकेट, यही ना? आप प्लेस पहले से जानते हैं कैसे लिखा जाएगा। इन माय पॉकेट, POCKET। दिख रहा है आपको? तेज लिखने की आदत है, वो छोटा ही वो लिख पा रहे हैं। सो देयर वाज 10 रुपी इन माय पॉकेट। बस इतना ही।
तो आपने देखा क्या, 10 रुपए थे, इसको मैंने पहले किया, देयर वाज 10 रुपए मेरे जेब में, इन माय पॉकेट। कोई डाउट है तो कमेंट कर दिया करिए, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। इसको देखते हैं, तुम्हारे हाथ में एक किताब है, इसको तुम्हारे हाथ में देखा जाए तो स्थान पहले आ गया है, ये भी देयर का प्रयोग है। एक किताब है, ये पहले लिखा जाएगा, तो क्या होगा, देयर इज। इज क्यों, क्योंकि लास्ट में प्रेजेंट टेंस है और एक ही है, प्रेजेंट टेंस यदि सिंगुलर हो तो क्या लगाते हैं, बता सकते हैं ना आप, इज। सो देयर इज एक किताब, क्या होगा, अ बुक। क्या होगा, देयर इज अ बुक, एक किताब है। तुम्हारे हाथ में, यह स्थान लास्ट में लिख दीजिए आप, इन योर हैंड, HAND, दिख रहा अच्छे से। सो देयर इज अ बुक इन योर हैंड। प्रैक्टिस कीजिएगा, आप भी इस तरह से बोल पाएंगे, बहुत मजा आएगा। उसके मुंह में 4 दांत होंगे। अब उसके मुंह में ये भी स्थान पहले आ गया, 4 दांत होंगे, यही पहले करना होगा आपको। देखिए स्थान पहले दिया जाता है लेकिन करना पहले नहीं होता, इसे करेंगे हम लास्ट में, पहले ये करेंगे। चलिए करते हैं, देयर होंगे, फ्यूचर टेंस में विल भी लगाते हैं। अब चाहे एक वचन है या बहुवचन, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल, उससे नहीं मतलब, ये फ्यूचर में हो गया, सिर्फ विल भी लगा, शैल भी नहीं लगा, शैल भी लगाते हैं आई और वी के साथ। यहाँ पे तो करता देयर, हमको तो देयर से मतलब है, ओके ना। सो देयर विल बी, अब 4 दांत, क्या होगा, 4, ध्यान से समझिएगा, TOOTH, टूथ मिस होता है, दांत जो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो टीथ हो जाएगा, TEETH, ओके। अब उसके मुंह में स्थान लास्ट में लिख दीजिए, इन हिज माउथ, ओके ना। अब 2 और एग्जांपल इसको भी समझेंगे, फिर आगे बढ़ते जल्दी से। उसके सर पर बाल नहीं है, ओके ना, उसके सर पर स्थान पहले आ गया है, बाल नहीं है, देयर इज नो या नॉट, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने 2 नेगेटिव लिख दिया है, क्योंकि अलग से मुझे ना बताना पड़े कि वाक्य में नहीं शब्द आया तो सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर के बाद नॉट और विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। ये बाद में अलग से ना बताना पड़े, बस ये जान लीजिए कि नहीं शब्द आने को सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे, ओके ना। इसके पहले आप सारी चीजें पढ़ेंगे तो बार-बार वही लिखवाना अच्छा नहीं होता है। तो उसके सर पर स्थान पहले आ गया, बाल नहीं है, इसको पहले करेंगे। सो देयर इज नो हेयर, या नॉट हेयर भी हो सकता है, आपकी मर्जी, परेशान नहीं होइएगा। नो ज्यादा प्रयोग किया जाता है, मैंने पहले बताया था, इट और देयर में, हैजर्ड में नॉट की अपेक्षा नॉट के स्थान पर नो का प्रयोग ज्यादा बेहतर माना जाता है, आपकी मर्जी। तो नो हेयर, सो देयर इज नो हेयर, उसके सर पर क्या होगा, ऑन हिज हेड, ओके, हेड में सर। सो देयर इज नो हेयर ऑन हिज हेड। आप भी लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से ही बनाना होगा। सड़क पर एक भी कार नहीं है, ये भी नेगेटिव मैंने जानबूझ के दिया था, तो क्या होगा, एक भी कार नहीं है, क्या करेंगे, देयर इज नो व्हीकल्स, कार्स, कुछ भी कर सकते हैं। सो देयर इज नो कार, देयर इज नो कार, एक भी कार नहीं, मतलब नो मीन्स एक भी होता ही है, एक भी नहीं। आप इसको अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप नॉट एनी भी कर सकते हैं, नॉट मतलब नहीं, एनी मीन्स एक भी है कोई। आगे आप कार लिख दीजिए, कहां, सड़क पर, यही बच रहा है, तो सड़क पर के लिए क्या होगा, ऑन द रोड, ROAD, दिख रहा है आपको अच्छे से। आप प्लीज इस तरह से बनाइए खुद से भी सेंटेंस, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। रूल में कुछ खास नहीं है, किसी व्यक्ति या वस्तु में कहीं होना ना होना पाया जाए, पहला रूल है। जब किसी वाक्य में स्थान पहले प्रकट हो तो ऐसे वाक्य में कर्ता क्रिया में देयर का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद देखना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट में होगा तो इज और आर लगाएंगे, पास्ट होगा तो वाज में लगाएंगे, फ्यूचर में होगा तो सिर्फ विल बी। एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, सेम एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर, और फ्यूचर टेंस में है तो एक वचन बहुवचन नहीं देखना है, सिर्फ आपको विल बी लगानी है। आज हम लोग यूज ऑफ देयर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके पहले हमने आपको यूज ऑफ देयर में अफर्मेटिव नेगेटिव बहुत अच्छे से बताया। तो इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट यदि हम बताना चाहें तो आप पहले से जान चुके हैं कि इंट्रोगेटिव 2 ही रूल हो सकता है। जब पहला होता है वाक्य के शुरू में क्या शब्द आते हैं, और दूसरा है वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। पहला आपको समझाना है, देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब करना होगा, फिर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद प्लेस, ताकि चीजें लिख देंगे आप।
वाक्य देखिए लिखा है, हिंदी में मैंने लिख दिया आपको। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। अब कौन सी सहायक क्रिया, इसमें आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इज और आर लगाते हैं। अब सिंगुलर होगा तो इज के साथ आ रही, तो आपको पता ही है। पास्ट टेंस होने पर ओके, लास्ट में था थी हो जाने पर यही पास्ट टेंस है, तो सिंगुलर के साथ हम वाज लगाते हैं, प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। फ्यूचर टेंस होने पर वाक्य बीच अंत में होगा होगी होंगे आने पर सो देयर के बाद हमें विल भी लगा देना है। ओके, तो जब वाक्य शुरू में ही क्या शब्द आ जाएगा तो वही सहायक क्रिया पहले करना होगा हमको। हम सेंटेंस के माध्यम से अच्छे समझा रहे हैं। एग्जांपल से देखते हैं, क्या कक्षा में विद्यार्थी नहीं है। यदि क्या मैं छिपा दूं तो आप देखिए कक्षा में विद्यार्थी नहीं है, तो कहां विद्यार्थी नहीं है, कक्षा में। स्थान पहले आ गया, स्थान का पहले आना ही देयर का प्रयोग है, बस और कुछ नहीं है। अब क्या शब्द पहले आ गया तो वही सहायक क्रिया पहले कर देंगे। हम बनाते कैसे हैं, यदि हम इसको भी हटा दें तब कैसे करेंगे, देखिए पहले इसी को बनाते हैं। एक बार हम आपको रिवीजन करते हैं। कक्षा में विद्यार्थी नहीं है, तो कहां नहीं है, कक्षा में। देयर सबसे पहले आएगा, विद्यार्थी नहीं है, इट मींस कि सिंगुलर को दर्शा रहा है, तो देयर इज नो स्टूडेंट या नॉट स्टूडेंट, दोनों हो सकते हैं। आप नो लगाइए चाहे नॉट लगाइए। देयर इज नो स्टूडेंट। ओके, कक्षा में क्या होगा यहाँ पर, इन द क्लास, यही होगा। लेकिन क्या शब्द पहले आ जाने पर, देखिए क्या शब्द पहले आ गया, अब क्या करेंगे, तो इसी इज को उठा कर पहले कर देंगे, और कुछ नहीं है। क्या शब्द पहले आने पर सहायक क्रिया को पहले करते हैं, इसी सहायक क्रिया को उठा के यहां से हम यहां कर देंगे। ठीक, इज देयर नो स्टूडेंट इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, कर लेंगे आप, बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा देखते हैं, क्या आसमान में बादल नहीं है। अब देखिए सेम वही चीज यदि हम समझाना चाहे आपको, तो क्या शब्द पहले आने पर क्या करते हैं, वही सहायक क्रिया पहले करते हैं। यदि हम क्या हटा दें तो आसमान में, स्थान पहले आ गया, लेकिन बादल नहीं है, पहले हमें इसे करना है। तो बादल नहीं है, क्या होगा, देयर इज नो क्लाउड। देयर इज नो क्लाउड मतलब बादल नहीं है। कहां नहीं है, आसमान में, इन द स्काई, इन द स्काई। ओके ना। अब यहां पर देखिए क्या शब्द हम पहले लगा दे रहे हैं, यहाँ पर क्या शब्द पहले आ गया। अब ये जो इज है, ये इज उठा के हम पहले कर देंगे, हो जाएगा। चलिए करते हैं, इज देयर नो क्लाउड इन द स्काई। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी लगता है और ये इंग्लिश में भी लगा देंगे। आ रहा समझ में। अच्छा, इसी को यदि पास्ट टेंस हम करके बनाए तो, क्या आसमान में बादल नहीं थे, ओके, या थी, कुछ भी। क्या बादल, क्या आसमान में बादल नहीं था, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे आप, तो था शब्द आ जाने पर ये दर्शा रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट में वाज और वर लगाते हैं। हमें ये देखना है कि बादल आसमान में, आसमान में जो बादल है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया इसलिए वो सिंगुलर माना जाएगा। तो था थी थे के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना, वाज लगाना। क्या शब्द पहले आया है वही वाज पहले आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हम वाज पहले कर देंगे, वाज देयर नो क्लाउड इन द स्काई। ओके, पकड़ पा रहे हैं। यदि अंत में होगा होगी होंगे आ जाए, हम अगले सेंटेंस में समझाते हैं चीज। देखते हैं, क्या सड़क पर एक भी कार नहीं है। आप समझिएगा, एक भी कार नहीं है तो सिंगुलर दर्शा ही है, पहले से पता चल रहा है कि एक भी नहीं है मतलब एक वचन है। तो क्या शब्द पहले आ जाने पर क्या करेंगे, सहायक क्रिया पहले कर देंगे। तो वही इज देयर कार नहीं है, इज देयर नो कार। अब देखिए एक भी और नहीं, सिर्फ नो लगा देंगे तो एक भी नहीं हो जाएगा। ओके ना। आप यदि एक भी नहीं के स्थान पर नो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं नॉट, नहीं शब्द के लिए नॉट, और एक भी कार, तो यहां पर आपको एनी कार लिखना पड़ेगा। ओके, एक भी के लिए एनी भी होता है, और एक भी नहीं शब्द के लिए मतलब इसके और इसके शब्द के लिए आप सिर्फ नो लगा दीजिए। यहाँ पर नो, ये आपको नॉट एनी नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ नो लिख देने से ही नॉट एनी नहीं लिखना होगा। ठीक है ना, आपकी मर्जी, चाहे आप नॉट एनी करिए या सिर्फ नो कर दीजिए, इज देयर नो कार।
ठीक। अब कहाँ, सड़क पर। अब यदि स्थिर है वो कार तब तो ऑन लगाना है, गति कर रही है तो अपॉन लगाना है, तो नहीं है इट मींस तो स्थिरता को दर्शा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑन द रोड, ROAD। क्या सब पहले आने पर, देखिए हिंदी वाक्य में भी क्वेश्चन मार्क लगता है और इंग्लिश में भी लगाते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप। अब इसी को हम फ्यूचर करते हैं एक बार, क्योंकि पास्ट आपने देखा, फ्यूचर करते हैं, देखते हैं कैसे। क्या सड़क पर एक भी कार नहीं होगी, दिख रहा है ना आपको अच्छे से, आप कैसे बनाएंगे, और होंगी आ गए, इट मींस ये फ्यूचर को दर्शा रहा है, तब कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। अब फ्यूचर टेंस होने पर विल भी लगता है इसमें, तो वही विल पहले आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सिर्फ विल को पहले कर देंगे, विल देयर नॉट, उसके बाद बी, यहां पर बी रहेगा, विल और बी लगाते हैं ना, रूल ये है कि क्या सब पहले आना है, सिर्फ विल को पहले करेंगे, बी वहीं पर रहेगा, नॉट के बाद बी लगता था पहले भी, और अभी भी नॉट के बाद ही बी लगेगा। ओके, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है, अब ध्यान समझिएगा, क्या दुकान पर, देखा जाए तो स्थान पहले आया ही है, ग्राहक नहीं है, एक भी ग्राहक नहीं है, पहले हम इसको बनाएंगे, ओके ना, तो कैसे बनाएंगे, क्या सब पहले आ गया, एक भी ग्राहक नहीं है, इसका मतलब सिंगुलर है। अच्छा, कुछ दुकानदार है, मान लो कुछ ग्राहक है, तब यहाँ पर हम कुछ लगा देते हैं, कुछ नया करने के लिए, क्या दुकान पर कुछ ग्राहक नहीं है, तो अब कुछ मतलब एक से अधिक को दर्शा रहा है, तो क्या सब पहले आने पर हमें आर करना पड़ेगा, आर देयर, कुछ के लिए क्या होगा, अब नहीं शब्द आने पर कर्ता के बाद नॉट, रूल देखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देयर है, क्योंकि देयर का प्रयोग इसमें देयर लगाएंगे, उसके बाद नहीं शब्द के लिए नॉट, सो आर देयर नॉट, आर देयर नॉट, नॉट या नो दोनों लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, ठीक। कुछ ग्राहक, कुछ के लिए क्या होगा, सम, ग्राहक के लिए कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर। अब दुकान पर स्थान बच रहा है, लिख दीजिए क्या होगा दुकान पर के लिए, एट लगाते हैं, एट द शॉप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझ पा रहे हैं हम, क्या शब्द पहले आया, सहायक क्रिया पहले हो गई, आर क्यों लग गया, क्योंकि कुछ ग्राहक की बात हो रही है, अब एक से अधिक है तभी तो कुछ शब्द आया, ओके। अब नहीं शब्द आने पर कर्ता के बाद नॉट या नो, आपकी मर्जी, नॉट या नो, सो आर देयर नॉट या नो सम कस्टमर्स एट द शॉप भी होता है, ओके। आगे देखते हैं, क्या तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है, इसको देखते हैं कैसे, तो क्या सर पहले आने पर तुम्हारे जेब में स्थान पहले आया है ना, पैसे नहीं है, पहले इसको करना है, अब जो पैसे है ना उसको सिंगुलर में रखा गया है, एक वचन में रखा गया, चाहे वो एक हो चाहे 1 लाख हो, क्या सर पहले आ गया, इज पहले कर देंगे, ओके। इज देयर, पैसे नहीं है ना, नो मनी, इज देयर नो मनी, पैसे नहीं है, हो गया। कहा, तुम्हारे जेब में, यही है ना, तुम्हारे जेब में स्थान बचा, तो लिख दीजिए लास्ट में क्या होगा, इन योर पॉकेट, POCKET, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ओके। क्या तुम्हारे जेब में पैसे नहीं थे, तो यहाँ पर वाज लग जाएगा, बस, मतलब ये पास्ट टेंस होने पर यहाँ पर ये भी वाज लग जाएगा। क्या तुम्हारे जेब में पैसे नहीं होंगे, फ्यूचर टेंस होने पर तो ये विल यहाँ पर आ जाएगा, विल देयर नॉट बी या नो, नो। अब यदि हम यहाँ पर नो लगाएंगे तो नो पहले आएगा, ठीक, लगा के देख लेते हैं, इस वाले लगा के देखते हैं, क्या उस कलम में स्याही नहीं होगा या होगी, होगा, कुछ भी कर लीजिए आप यहाँ पर, ठीक, क्या उस कलम में स्याही नहीं होगा, अब बनाते हैं इसको, सबसे पहले विल आएगा, क्यों, चूंकि होगा फ्यूचर दर्शा रहा है, क्या सब पहले आ गया, साइकिल पहले आती है, सो विल देयर, विल देयर। आप समझिएगा, नॉट बी करें या आप बी के बाद नो लगा दीजिए, आपकी मर्जी, दोनों सही, बहुत बड़ी बात है, मतलब यदि हमको नो लगाना है तो बी के बाद हम लगा सकते हैं, और नॉट लगाना है तो बी के पहले लगेगा, आपकी मर्जी, जैसे आप समझ पाए। सो विल देयर नॉट बी। अच्छा, स्याही बच रहा है लास्ट में,
इंक होता है, लिख दीजिए इंक उस कलम में, इतना बड़ा आपका स्थान है, तब क्या होगा इन दैट पेन, लिख दीजिए लास्ट में स्थान इन दैट पेन, PEN, इंटरोगेटिव होने के नाते क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? फ्यूचर टेंस होने पर मतलब होगा होगी होंगे आने पर क्या करेंगे, सहायक क्रिया पहले कर देंगे, विल को पहले करेंगे। फिर देयर हमने लिखा, विल देयर नॉट बी इंक इन दैट पेन, या विल देयर बी नो इंक, नॉट बी इंक या नो इंक, समझ लिया ना आपने? इस तरह से आप भी सेंटेंस बनाइएगा। हम लास्ट देखते हैं, क्या राम के घर में 10 सदस्य हैं, या तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, तो इंटरोगेटिव सेकंड में आएगा। इसको देखते हैं, क्या राम के घर में 10 सदस्य हैं। अब क्या सब पहले आया है, राम के घर में, ये आपका स्थान है, प्लेस है, 10 सदस्य हैं, ओके ना, इसको पहले करना है। तो क्या सब पहले आया है, 10 लोग की बात हो रही है, एक से अधिक है, तो क्या करेंगे हम आर को पहले कर देंगे, आर देयर 10 सदस्य क्या होगा 10 मेंबर्स, MEMBERS, आर देयर 10 मेंबर्स, ओके, आर देयर 10 मेंबर्स, मतलब क्या 10 सदस्य हैं, इतना हो गया, इतना हो गया। अब कहां पर क्या बचा, राम के घर में, इसको दो तरह से बनेंगे, इन राम्स होम या इन होम ऑफ राम, ओके ना, कर लेंगे आप, लिख देते हैं। चलिए आपके लिए इन के बाद फिर राम का नाम लिख दीजिए आप, इन राम का के लिए एपॉस्ट्रोफी लगता है ना, लगा दीजिए, तो इन राम्स होम, ओके। क्या सब मिला है, इंटरोगेटिव इसलिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कुछ समझ में आया आपको? थोड़ा सा आप इस तरह से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए, फिर रूल सेकंड पढ़ाते हैं, जल्दी से कीजिए। अब हम रूल 2 को बहुत ध्यान से समझते हैं, ओके। देखते हैं रूल 2 में जब भी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, मतलब सहायक क्रिया से भी पहले लिखेंगे। अब देखिए पैटर्न क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर देयर, नहीं शब्द आने पर नॉट या नो, उसके बाद प्लेस या अदर चीजें जो भी होंगी लिख देना होगा, ठीक। समझ पा रहे हैं आप? दिख रहा है आपको? हिंदी में भी लिखा मैंने, पैटर्न में भी लिखा है, आगे चल के टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाएगी। अभी ये मजबूत हो जाएगी आपकी, तो मुझे आगे चल के पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी, प्लीज माइंड इट। अब एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है। अब ये जो क्या शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट, सबसे पहले हमको व्हाट लिखना होगा। अब क्या है, चूंकि आप प्रश्न कर रहे हैं तो एक वचन है, ओके, सो व्हाट इज देयर, हो गया। कहां, तुम्हारे हाथ में, प्लेस है। अब इसको आप लास्ट में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, इन योर हैंड। चलिए देख पा रहे आपको, व्हाट इज देयर इन योर हैंड। आप पूछ सकते हैं तुम्हारे मुंह में क्या है, तुम्हारे जेब में क्या है, तुम्हारे बैग में क्या है। सो व्हाट इज देयर इन योर हैंड, व्हाट इज देयर इन योर बैग, व्हाट इज देयर इन योर माउथ, हो सकता है प्रश्न की, मतलब इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज, देखिए करेंगे तभी आएगा। इसको देखते हैं, उस मैदान में इस समय कौन है, कौन है की ट्रांसलेशन क्या होगा, तो बनेगा यहाँ पर हु मींस कौन, हु इज देयर, कौन है, हो गया, ओके। इस समय तो टाइम है, टाइम हमेशा लास्ट लिखा जाता है। अब ये प्लेस लिखेंगे, उस मैदान में क्या होगा, इन, ओके ना, इन, सो हु इज देयर इन, इनके बाद फिर उसकी स्पेलिंग लिखिएगा, इन दैट फील्ड, हु इज देयर इन दैट फील्ड। इस समय के लिए एट दिस टाइम होता है, और बहुत पहले आप जान चुके हैं, लिख दीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पढ़िए इसको कैसे पढ़ते हैं, हु इज देयर इन दैट फील्ड एट दिस टाइम, ओके। इसको जितना बड़ा आप बना सकते हैं आप बनाइए अपने मन से। उसके छत पर किसका भाई था। अब किसका भाई था से यदि कोई आपसे पूछे क्या बताएंगे, तो इस किसका भाई था की अंग्रेजी होगा, सबसे पहले किसका भाई लिखेंगे आप। हम आपको बताया थे, बहुत पहले बता चुके हैं, हुज मींस किसका किसकी होता है,
इसके साथ नाउन मतलब इसके बाद वाला जो शब्द होगा वो साथ में लिखा जाएगा जब भी ट्रांसलेशन करेंगे। तो हुज ब्रदर साथ में लिखा जाएगा। ओके, हुज ब्रदर, उसके बाद था थे थी आने पे क्या करेंगे, पास्ट टेंस है, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं इसलिए सिंगुलर है। हुज ब्रदर वाज देयर। ओके, हुज ब्रदर वाज देयर, किसका भाई था, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब क्या बच रहा है, उसके छत पर, यही ना, तो क्या होगा, पहले से बताया जा चुका है, ऑन हिज रूफ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, उसके छत पर, ऑन हिज रूफ, उसके लिए हर भी हो सकता है, यहाँ ये स्त्री को भी दर्शा रहा है, यहाँ चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है। ओके ना, आगे देखते हैं, आसमान में कौन से पक्षी है। अब कौन सी पक्षी है कि ट्रांसलेशन पहले करेंगे, कोई आपसे पूछ रहे क्या बताएंगे, विच बर्ड इज देयर, कौन सी पक्षी हो जाएगा, बनाते हैं। विच मीन्स कौन सा कौन सी, और कौन सी मतलब विच के साथ भी नाउन आता है। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, चार ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ इनके बाद वाला जो भी शब्द होगा उसको साथ में अंग्रेजी लिखेंगे। तो कौन सी पक्षी साथ में लिखा जाएगा, विच बर्ड। ओके ना, विच बर्ड साथ में लिखा जाएगा, विच बर्ड। अब एक वचन है इसलिए इज, देयर लगा देंगे इसके बाद, क्योंकि देयर का प्रयोग है ही है। सो विच बर्ड इज देयर, एक कौन सी पक्षी है, हो गया। आसमान में, यही बचा आपका, क्या करेंगे, इन द स्काई। दिख रहा है आपको अच्छे से, समझ पा रहे हैं आप, मतलब प्रश्न करेंगे आप तो क्वेश्चन वर्ड को पहले ही लिखना होगा आपको, ठीक ना, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर देयर का प्रयोग है, देख लीजिए ना, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, देखिए हेल्पिंग वर्ड है, फिर देयर लगा दिया आपने, नहीं शब्द होता है तो हम यहाँ पर नॉट लगाते हैं, नहीं है तो आगे प्लेस लिख दीजिए, प्लेस लिख दिया मैंने। इसको देखते हैं, रोहन की आंखों में दया क्यों नहीं है। लोग पूछते हैं कि उस प्रिंसिपल की आंख में कोई दया नहीं है, यार तुम इतने जल्लाद क्यों, तो कैसे बनेगा देखते हैं। रोहन की आंखों में, ये आपका स्थान है, प्लेस है ना, दया क्यों नहीं है कि ट्रांसलेशन पहले करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं ध्यान से। क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी बता सकते हैं आप, वाई, वाई, चूंकि दया का एक वचन है इसलिए इज, वाई इज देयर, नहीं शब्द आने पर देयर के बाद नॉट या नो, नॉट या नो आपकी मर्जी कुछ भी लगा दीजिए, हमने यहाँ पर नो लगाया। सो वाई इज देयर, नो, दया का क्या होगा, मर्सी, MERCY, या कंपैशन वाली दया होता है। सो वाई इज देयर नो मर्सी, मतलब दया क्यों नहीं है, हो गया, दया क्यों नहीं है, हो गया, वाई इज देयर नो मर्सी। अब रोहन की आंख में क्या होगा, तो इन, देखिए यहां पर दिख रहा है आपको, इन रोहन्स आईज या इन द आईज ऑफ रोहन, इसे भी दो प्रकार से बता सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, यदि आप मुझसे कहेंगे मैं लिखूंगा इन रोहन्स आईज, इन रोहन का नाम लिख दीजिए, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस हो गया ताकि की, अब आंखों के लिए आईज कर दीजिए यहां पर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ पा रहे हैं आप, ये था प्रेजेंट में, ये था पास्ट में। आप फ्यूचर में भी देख लेते हैं, तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक होंगे। अब तुम्हारे विद्यालय में, ये तो प्लेस है, स्थान है, कितने अध्यापक होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके ना, ये भी आपका देयर का ही प्रयोग है, सिर्फ कितने अध्यापक होंगे, कितने बच्चे थे, कितने लोग थे, गब्बर पूछा ना कितने आदमी थे, उसी प्रकार से है, तो कितने आदमी थे, ट्रांसलेशन क्या होगा, सोचा आप कभी आपने, इस तरह से बनाएंगे। तो कितने अध्यापक होंगे, सबसे पहले हाउ मेनी, हमने हाउ मेनी क्यों लिखा, क्योंकि अध्यापक हम गिन सकते हैं, यदि नहीं गिन सकते थे तो हाउ मच लगाना होता है। ओके, क्योंकि हाउ मेनी हाउ मच दोनों में से कितना कितनी होता है। ओके ना, सो हाउ मेनी, अब अध्यापक के लिए क्या होता है, टीचर, TEACHER, हाउ मेनी टीचर्स, कितने अध्यापक। अब हाउ मेनी बहुवचन को दर्शा रहा है, मतलब एक से अधिक को दर्शा रहा है, बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, यदि ये प्रेजेंट में होता तो आर लगाते, पास्ट में होता तो वर लगाते। ओके, लेकिन फ्यूचर में है तो कुछ सोचना नहीं आपको, सिर्फ विल लगा दीजिए, विल, देयर का प्रयोग है, अब यहां पर करता है देयर। सो हाउ मेनी टीचर्स विल देयर बी, कर्ता के बाद बी। ओके ना, कहां, तुम्हारे विद्यालय में क्या होगा, इन, तुम्हारे के लिए योर,
विद्यालय के लिए स्कूल, इन योर स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर? पढ़ेंगे कैसे? हाउ मेनी टीचर्स विल देयर बी इन योर स्कूल। प्रेजेंट में था तो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। पास्ट में होता तो मतलब तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक थे, तब क्या करते? सो हाउ मेनी टीचर्स वर देयर इन योर स्कूल। टंग ट्विस्ट कीजिए, आप भी इस तरह से पढ़ पाएंगे। इसको देखते हैं, इस तालाब में कितना पानी है। अब हमने देखा यहाँ पर कितना कितने के लिए क्या लगाया आपने? हाउ मेनी लगाया, ओके ना। अब यहाँ पर कितना कितने के लिए आपको हाउ मेनी नहीं लगाना है, हाउ मच लगाना है। क्यों? क्योंकि हम कितना कितने के बाद अध्यापक था तो अध्यापक तो गिन सकते थे, इसलिए हमने हाउ मेनी लगा दिया। लेकिन कितना कितने के बाद क्या है? यहाँ पर पानी है, पानी अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, ओके ना। इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हाउ मच करना होगा। लिखते हैं, हाउ मच के साथ भी नाउन आएगा, नाउन मतलब ये इसके बाद जो शब्द है, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। अब हाउ मेनी तो बहुवचन था, इसके बाद हम साइकिल लगाते तो आर या वर लगाते। अब यहाँ पर देखिए हाउ मच एक वचन है, इसलिए हमें इज लगाना होगा। ये प्रेजेंट में इसलिए इज लगेगा, पास्ट में होता तो वाज लगाते हैं, ओके ना। सो हाउ मच वाटर इज देयर, इज देयर कहाँ? इस तालाब में, यही बचा। क्या होगा? इन दिस, तालाब के लिए POND, पॉन्ड कर दीजिए, ओके। सो हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस पॉन्ड। इसका मतलब इस तालाब में कितना पानी है। कितना पानी है मैंने पहले किया, हाउ मच वाटर इज देयर। उसके बाद इस तालाब में स्थान लास्ट में लिख देना हमको, ठीक। ये भी देख लेते हैं, इस मेले में कितने लोग होंगे, ओके। देख रहे हैं आपको, इस मेले में स्थान पहले आ गया, कितने लोग होंगे, कितने लोग को पहले करना है। तो लोग तो गिन सकते हैं, क्या होगा? हाउ मेनी या हाउ मच। अब आप बताएंगे, करते हैं। हाउ मेनी करेंगे यहाँ पर, हाउ मेनी पीपल, PEOPLE, ओके। सो हाउ मेनी पीपल। अब होंगे फ्यूचर टेंस में, यदि ये प्रेजेंट में होता तो यहाँ पर आर लगाते, ARE। यदि ये पास्ट टेंस में होता तो यहाँ पर वर लगाते, WERE, ओके। लेकिन फ्यूचर में होने पर, तो आपने देखा कितने लोगों के लिए मैंने हाउ मेनी पीपल किया, ओके। अब क्या करना आपको? यदि ये प्रेजेंट में होता तो आर लगाते, यहाँ पे ये पास्ट टेंस होता तो वर लगाते। अब ये फ्यूचर टेंस में है इसलिए विल लगेगा, ओके। विल। अब देयर का प्रयोग है, क्योंकि सब्जेक्ट लिखना ही होगा हमको। अब यहाँ पर देयर लिखेंगे, ठीक। THERE, देयर। अब इस मेले में, ओके ना। अब प्लेस आपको लास्ट में लिख देना होगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर इन दिस, FAIR, फेयर, लास्ट में। तो कितने लोग होंगे मैंने पहले किया, हाउ मेनी पीपल विल देयर बी। बी यहाँ पर छूट गया था, यहाँ पर बी लिख देते हैं। उसके बाद रहेगा आपका प्लेस, इन दिस फेयर, FAIR, ओके। सो हाउ मेनी पीपल विल देयर बी इन दिस फेयर। आया समझ में? आपने क्या देखा, कितने लोग होंगे पहले मैंने किया, हाउ मेनी पीपल विल देयर बी। इतना बड़ा है इसका ट्रांसलेशन, कितने लोग होंगे, इतना बड़ा, यहाँ तक। अब इस मेले में तो इन दिस फेयर कर दिया अपने लास्ट में, ठीक। इसको देखते हैं, एक और है, आई होप कि आ भी जाएगा इस तब तक। उस सभा में, इन दैट मीटिंग, लास्ट में रहेगा, कितने सदस्य थे। अब कितने सदस्य थे पहले करेंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी। अब सदस्य के लिए क्या होता है? मेंबर, MEMBERS, हाउ मेनी मेंबर्स, ओके। अब समझिए लास्ट में क्या है? थे, इसका मतलब पास्ट टेंस है। हाउ मेनी बहुवचन को दर्शा रहा है, तो क्या लगाएंगे? यहाँ पर वर कर देंगे, WERE, ओके। हाउ मेनी मेंबर्स वर, देयर का प्रयोग है, इसलिए हमको पहला देयर लिखना पड़ेगा हमको, ठीक। सो हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर, इसका मतलब कितने सदस्य थे, हो गया, ठीक। अब क्या बचा? उस सभा में। अब यही आपको लिखना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं इन दैट मीटिंग, MEETING, दिख रहा है ना आपको?
ठीक, लास्ट में क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन दैट मीटिंग। ओके, अब आप इस तरह से सेंटेंस सेल्फ बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आप हमें कमेंट में भी बताइए कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम आगे, क्योंकि अगला जो यूज पढ़ाने वाले हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझना होगा। इसके पहले की कुछ चीजें यदि नहीं समझ में आई है तो बैक जा करके आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिए प्लीज। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।